नमस्ते। IRSD क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी के ऊपर एक क्रैश कोर्स टाइप का है, आप बता सकते हैं, जिसमें हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़े जाने वाले सभी थ्योरी को थोड़ा थोड़ा करके टच करेंगे। इसमें हम थ्योरीज को बहुत इलाबोरेटली डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि नहीं तो इतने सारे थ्योरी अगर हम पढ़ना चाहें तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। लेकिन जो बेसिक क्राक्स ऑफ एवरी थ्योरी है, जो मेन मैटर उस थ्योरीज में डिस्कस किए गए हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो पॉलिटिकल साइंस आप देख लीजिए, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देख लीजिए, नेट देख लीजिए, आरपीएससी देख लीजिए, यूपीएससी देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, तो डेमोक्रेसी के ऊपर ये जो टॉपिक्स है ये आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्लासिकल डेमोक्रेसी, लिबरल डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेटरी मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी, deliberative model of democracy, elite theory, rational choice theory, decision making approach, group theory, and at the end इंडियन डेमोक्रेसी। इन सारे थ्योरीज के जो बेसिक्स है वो हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। तो पहले डेमोक्रेसी के मतलब को समझते हैं। ये तो आप लोग शायद बचपन से ही पढ़ते आए हैं कि डेमोक्रेसी के जो उत्पत्ति है, इसमें दो शब्द है, एक है डेमो और दूसरा है क्रेसी। डेमो का मतलब है पीपल, और क्रेटे का मतलब है, या क्रेसी का मतलब है टू रूल। तो मतलब डेमोक्रेसी का बहुत जो एक आम अर्थ हुआ वो है पीपल्स रूल। ठीक है। सबसे पहले पूरे दुनिया में जहाँ पे डेमोक्रेसी देखा गया था वो है ग्रीस, आप सबको पता है। लेकिन वो जो डेमोक्रेसी था वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी था, जहाँ पे सभी लोग चुनते नहीं थे किसी को, खुद ही शासन करते थे। लेकिन जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है, वो सबसे पहले यूएस में देखा जाता है। 1820 से यूएस में स्टार्ट होता है। लेकिन अब्राहम लिंकॉन 1863 में एक भाषण में डेमोक्रेसी का जो बेसिक मोटो है वो बताते हैं। और उसके बाद से हम धीरे धीरे देखते हैं जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है वो यूएसए में शेप ले रहा है। तो अब्राहम लिंकॉन ने डेमोक्रेसी का बेसिक क्या बताया था? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ये तो बहुत ही ट्राइट सा एक डेफिनेशन है, ये सब लोग जानते हैं। अब बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल होता क्या है? गवर्नमेंट ऑफ द, ये इतनी बार जो पीपल की बात कहा जाता है, इसका मतलब यही है कि इक्वालिटी की बात होता है। ठीक है। जब हम बार बार पीपल शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हम एक मास की बात करते हैं, इम ए डबल एस, मास की बात करते हैं, एक समूह की बात करते हैं। तो दैट मीन्स सबके पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पावर एंड इन्फ्लुएंस होगा, किसी के पास ज्यादा किसी के पास कम नहीं, जिसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कहा जाता है। मतलब सबको एक एक वोट का अधिकार मिलेगा। गवर्नमेंट बाय द पीपल का मतलब क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ पॉपुलर पार्टिसिपेशन। मतलब लोग चुनेंगे अपने रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है। वो बाय गॉड चुना नहीं जाएगा, या बाय वंश चुना नहीं जाएगा, हेरिडिटरी रूलर नहीं होगा, डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप नहीं होगा। लोग अपने गवर्नमेंट खुद चुनेंगे। फॉर द पीपल का मतलब क्या है? कि सरकार जो रूल करेगा वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए करेगा। मतलब सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचेगा, वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए सोचेगा। लेकिन हम डेमोक्रेसी की थ्योरी का बहुत सारे क्रिटिसिज्म देखते हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो क्रिटिसाइज करते हैं वो है डीडी राफेल, जो इस थ्योरी के जो मेन बेसिक फंडा है, या बेसिक जो मोटो है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, उसी को क्रिटिसाइज करते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी किताब में 1976 में जो वो लिखते हैं, वो बोलते हैं कि गवर्नमेंट फॉर द पीपल जो हम बोलते हैं, ये बेनिवोलेंट डेस्पोटिज्म को जन्म देता है। इसका मतलब क्या है? कि मानिए एक सरकार जो लोगों के लिए काम करेगा, उसी से अगर गणतंत्र हो जाता है, तो फिर जो सरकार है वो ये भी सोच सकता है कि हम ही भगवान है, और वो एक डेस्पॉट रूलर भी बन सकता है। मतलब जो मन चाहे वो कर सकता है। ठीक है। तो उससे क्या होगा कि मानिए जहाँ पे ज्यादातर
डेमोक्रेसी में कॉलिशन नहीं रहता है और मेजोरिटी जो एक पार्टी होता है उसको रूल करने का पूरा दिया जाता है, तो उसके जो हेड होता है वो खुद को एक डेमोक्रेटिक रूलर नहीं समझते हैं, बल्कि एक राजा समझने लगता है, एक भगवान समझने लगता है। और उसी से बेनिवोलेंट डेस्पोटिज्म का जन्म होता है। ठीक है। गवर्नमेंट बाय द पीपल एक्चुअली डायरेक्ट डेमोक्रेसी को रूल करता है, मीन करता है, जिसका मतलब कि सरकार सब लोग मिलके चलाएंगे, जो आज के डेट में इतने बड़े बड़े कंट्रीज में पॉसिबल नहीं है। ठीक है। हम क्या करते हैं कि इनडायरेक्ट या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी देखते हैं, जहां पे हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं कुछ समय के लिए। अब वो कुछ समय 2 से 6 साल तक हो सकता है, कुछ जगह पे 2 साल के लिए चुने जाते हैं, कुछ जगह पे 3 साल के लिए, जैसे हमारे इंडिया में 5 साल के लिए चुने जाते हैं। तो ये हो सकता है। तो अल्टीमेटली क्या बोल सकते हैं कि फिर डेमोक्रेसी है क्या, अगर गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल नहीं है तो है क्या। तो जो मॉडर्न थ्योरी या डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी है, उसमें ये बताया जाता है कि डेमोक्रेसी इज एक्चुअली अल्टीमेट ऑथोरिटी ऑफ गवर्नेंस वेस्टेड इन द कॉमन पीपल। मतलब ऑथोरिटी किसके ऊपर रहेगा, लोगों के ऊपर। और पब्लिक पॉलिसी हमेशा लोगों के विल को फॉलो करेगा, लोगों का इच्छा को फॉलो करेगा एवं लोगों के इंटरेस्ट को सर्व करेगा। ठीक है। तो लोग, कॉमन पीपल, मास, क्राउड, ये बहुत इंपॉर्टेंस पाता है डेमोक्रेसी में। लेकिन यही जो लोग है ना, ये एक और चीज को, खतरनाक चीज को जन्म देता है, दैट इज मेजोरिटी वर्सेस माइनॉरिटी। डेमोक्रेसी को इसलिए मेजोरिटेरियन रूल भी कहा जाता है, क्योंकि डेमोक्रेसी में देखा जाता है कि जो ग्रुप मेजोरिटी में है वो रूल करता है, उसके हिसाब से पूरा देश चलता है, और जो माइनॉरिटी है उसके इंटरेस्ट सर्व भी नहीं होता है, विल भी सर्व नहीं होता है, और उसका गवर्नेंस भी नहीं होता है। ठीक है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी। अब पढ़ते हैं क्लासिकल डेमोक्रेसी के बारे में। ठीक है। क्लासिकल डेमोक्रेसी उसी डेमोक्रेसी को कहा जाता है जो मॉडर्न डेमोक्रेसी के पहले का है, मतलब जब मोनार्की था उस समय का जो डेमोक्रेसी है वो, मतलब मेडिएवल, एंशियंट या मेडिएवल टाइम में जो डेमोक्रेसी था वो। तो उसमें पहले हम पढ़ते हैं प्लेटो एरिस्टोटल को। आप लोगों को पता होगा कि पॉलिटिकल साइंस प्लेटो के द्वारा ही स्टार्ट हुआ है, हम बोल सकते हैं। पॉलिटिका आइडिया वही दिए थे, एरिस्टोटल भी उन्हीं के शिष्य थे। लेकिन प्लेटो और एरिस्टोटल दोनों डेमोक्रेसी को पसंद नहीं करते थे। प्लेटो ने कहा था डेमोक्रेसी नॉट गुड, क्योंकि लोग बेस्ट रूलर को चुनने के लिए प्रॉपरली एडुकेटेड नहीं है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ था कि प्लेटो के जो गुरु थे सोक्रेटिस, उनको विष देके, हेमलक जहर देके मारा गया था, और जो मारे थे वो थे डेमोक्रेटिक रूलर। तो प्लेटो को ये लगा था कि अगर हम कुछ ऐसे लोगों के हाथ में शासन के क्षमता दे देंगे जो शासन करने के लायक ही नहीं है, सिर्फ चुने गए हैं क्योंकि उनको लोग पसंद करते हैं, तो क्या होगा कि उनके हाथ में शासन बहुत खराब होगा। तो इसीलिए प्लेटो ने डेमोक्रेसी को नहीं पसंद किया था। एरिस्टोटल भी उसी बात को आगे बढ़ाते हुए बोलते थे कि डेमोक्रेसी परवर्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। परवर्टेड क्यों है, क्योंकि वहां पे मीडियोकर अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए रूल करते हैं। मीडियोक्रेसी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट तत्व है, थ्योरी है, जिसमें ये बताया जाता है कि जो मीडियोकर है, मतलब जो सबसे ज्यादा इंसान होते हैं, वो है मिडिल मैन। ठीक है। तो ये जो मीडियोकर लोग हैं, जो बहुत अच्छे भी नहीं है, बहुत रिच भी नहीं है, बहुत पुअर भी नहीं है, मीडियोकर है, वही लोग रूल करते हैं। और इसीलिए वो कभी स्टेट के इंटरेस्ट के लिए काम नहीं करता है, वो अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। तो इसीलिए डेमोक्रेसी जो है वो परवर्टेड फॉर्म है। लेकिन एंशियंट टाइम में ऐसे कहते लोग रहते थे, लेकिन उसके बाद जब मेकियावेली अपना प्रिंस लिखते हैं या मॉन्टेस्क्यू अपना थ्योरी देते हैं, तो उन लोगों ने ये कहा कि डेमोक्रेसी प्योर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब परवर्टेड से वो प्योर फॉर्म में आ गए। क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं कि
डेमोक्रेसी के द्वारा ही मिक्स्ड रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग एस्टेब्लिश कर सकते हैं। मतलब ये मेकियावेली और मॉन्टेस्क्यू जिस समय यूरोप में अपना थ्योरी दे रहे थे, उस समय यूरोप में मोनार्की था, और वो लोग डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप से धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की की तरफ जा रहे थे। तो उन लोगों को चाहिए था कि एक रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन, रिपब्लिक का मतलब होता है जहां पे हेरिटरी तरह से, मतलब वंशानुक्रमिक तरह से कोई राजा नहीं बनेगा। तो वैसा कॉन्स्टिट्यूशन के लिए डेमोक्रेसी ही चाहिए था, इसीलिए वो लोगों ने डेमोक्रेसी को प्योर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा। लेकिन जो आज की डेमोक्रेसी है उसका जो शुरुआत हुआ है, जैसे मैंने कहा कि यूएसए से शुरू हुआ है, अब्राहम लिंकन ने बोला है, लेकिन स्टेट थ्योरी जो था उसमें हम देखते हैं कि रूसो का जो पॉपुलर सॉवरेंटी है, उस उसको हम डेमोक्रेसी, मॉडर्न डेमोक्रेसी का असली ओरिजिन बता सकते हैं। वहां पे रूसो क्या कहते हैं कि सॉवरेंटी जो है वो पॉपुलेशन के हाथ में आना चाहिए। मतलब लोग अपना देश को रूल करेंगे, लोग अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए अपना देश को रूल करेंगे, वो अपना जो सबसे ज्यादा हित जिसमें है वो काम करेंगे। तो मॉडर्न डेमोक्रेसी हम देखते हैं कि रूसो के हाथ से ही शुरू हो रहा है, पॉपुलर सॉवरेंटी के नाम से। ठीक है, सो दीज आर द ओपिनियंस और थियोरीज अबाउट क्लासिकल डेमोक्रेसी। अब उसके बाद पढ़ते हैं कि डेमोक्रेसी के दो डिवीजन, एक है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, दूसरा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि लोग खुद ही शासन करते थे, वो अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं चुनते थे, और खुद ही अपना पॉलिसी बनाते थे, खुद ही उसको रूल करते थे, और खुद ही गवर्नमेंट का सारा काम करते थे। ठीक है, लेकिन आज के जो इतने बड़े बड़े कंट्रीज है, इंडिया जैसा या दूसरे कंट्रीज है, उसमें इतना बड़ा देश में डायरेक्ट डेमोक्रेसी संभव नहीं है। तो इसीलिए हम लोग कैसा डेमोक्रेसी देखते हैं? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी देखते हैं। रिप्रेजेंटेटिव क्या है? कि सरकार जो है वो चलाते हैं लोगों से चुन के आके। मतलब एक इलेक्शन होता है जहां पे लोग वोट देते हैं और अपना गवर्नमेंट चुनते हैं। कितने दिनों के लिए चुनते हैं? ऐसा नहीं कि एक बार चुन लिए गए तो बस पूरे जिंदगी भर के लिए, नहीं। वो 2 से 6 साल के लिए चुनते हैं। मतलब कोई 2 साल के लिए चुना जाता है, कोई 3 साल के लिए, या फिर मैक्सिमम 6 साल के लिए। जैसे इंडिया में 5 साल के लिए चुने जाते हैं। लेकिन डायरेक्ट डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का जहां पे मिलन होता है वो है रेफरेंडम या प्लेबिसाइट। मतलब जो डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी की तत्व है, या जो नए जो कैसे डेमोक्रेसी को, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को और पॉपुलर फ्रेंडली बनाया जाए और डेमोक्रेटिक बनाया जाए, उसके लिए रेफरेंडम की बात होता है। रेफरेंडम का मतलब होता है कि, या प्लेबिसाइट का मतलब होता है कि कोई एक पब्लिक पॉलिसी को लेके या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लेके वोट होगा। ठीक है, जैसे हम गवर्नमेंट को चुनने के लिए वोट देते हैं, ऐसे ही हम कोई पॉलिसी के लिए वोट देगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे नेहरू जी ने कहा था कि कश्मीर हमारे देश के साथ रहेगा या नहीं रहेगा, उसके लिए हम प्लेबिसाइट करेंगे। हम लोगों, कश्मीर के लोगों को पूछेंगे कि तुम हमारे साथ रहना चाहते हो, तुम अपना खुद का देश बनाना चाहते हो, या पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहते हो। ऐसे ही मानिए, अगर जैसे जब लोकपाल बिल आ रहा था तो ऐसे कॉमन प्लेबिसाइट की बात हो रहा था कि लोगों से पूछा जा रहा था कि तुम बताओ। तो रेफरेंडम में क्या होता है कि सब लोग मिलके ये बताते हैं कि कोई एक पब्लिक पॉलिसी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन को रेक्टिफाई करना चाहिए, अमेंडमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ऐसे हम कुछ जगह पे देखते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड में हम देखते हैं कि रेफरेंडम के थ्रू ही कोई भी पब्लिक पॉलिसी को चेंज किया जाता है। तो ऐसे कुछ जगह पे हम लोग रेफरेंडम या प्लेबिसाइट का आज भी बहुत इम्पोर्टेंट एक उपयोग देखते हैं डेमोक्रेसी के लिए। अब हम पढ़ते डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट कैसे चुने जाते हैं, उसके ऊपर कुछ थ्योरीज, जिसमें एरिक थ्योरी आते हैं, रैशनल चॉइस थ्योरी आते हैं, और प्लूरलिस्ट और ग्रुप थ्योरी आता है। ठीक है, एरिक थ्योरी क्या है?
अब देखिए, जैसे हमने कहा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, राइट? अब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या हो रहा है कि आम लोग जो है, जो कॉमन मास है, वो कुछ लोगों को चुन के दे रहे हैं, राइट? तो एलिट शब्द का मतलब उसी से स्टार्ट हुआ था। ये फ्रेंच शब्द है। फ्रांस में ये एलिट शब्द का पहला उत्पत्ति हुआ था, जिसका मतलब है इलेक्ट और चोजन। तो गवर्नमेंट जब चुन के आता है तो उसको एलिट कहा जाता है। लेकिन एलिट धीरे धीरे बदल कैसे गया? बदल ऐसे गया, एलिट बोला गया कि क्रीमी लेयर ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे लोग जो हमारे ऊपर रूल करते हैं और पावरफुल हो जाते हैं। नॉर्मली ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा जो रूलर है वो एक्चुअली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कॉमन पर्सन होता है, उसके पास एक्स्ट्रा पावर नहीं होना चाहिए। जिसलिए भारत में देखिए कि जो जो पॉलिटिकल पावर में रहता है वो अपने को पब्लिक सर्वेंट कहते हैं। ठीक है, तो कि हम लोग तुम्हारे जो काम है वो करने जा रहे हैं, वी आर डूइंग द सर्विस ऑफ द पब्लिक। ठीक है, लेकिन एक्चुअली क्या हो जाता है, दे आर बिकमिंग द डेस्पोटिक, और यू कैन से एलिट, सबसे ज्यादा जो पावरफुल है वो। ये जो थ्योरी है ये रॉबर्ट मिशेल ने पहली बार बोला था 1911 में। पॉलिटिकल पार्टीज ए सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ द ओलिगार्किकल टेंडेंसीज ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी, इस किताब में। अब ये थ्योरी उन्होंने कैसे दिया वो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताऊं। रॉबर्ट मिशेल एक जर्मन पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, जो बाद में जाके फैसिस्ट ग्रुप ज्वाइन करते हैं। मुसोलिनी के पार्टी में वो थे और मुसोलिनी के सहयोगी भी थे। तो ऑब्वियसली वो डेमोक्रेसी, जो प्रॉपर डेमोक्रेसी है, उसको पसंद नहीं करते थे, और वो बोलते थे कि अगर आप प्रॉपर डेमोक्रेसी रखोगे तो वहां पे फिर आपका अल्टीमेटली एलिटिज्म ही आता है। ठीक है, लेकिन जोसेफ शुम्पीटर ने एक्चुअली रॉबर्ट मिशेल के जो एलिट थ्योरी है उसको अच्छी तरीके से एस्टेब्लिश किया। जोसेफ शुम्पीटर एक अमेरिकन साइंटिस्ट है, जो कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी किताब 1942 में लिखा, और उसमें उन्होंने एलिट थियोरी को रॉबर्ट मिशेल का जो थ्योरी है उससे थोड़ा हटके दिया। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि डेमोक्रेसी में हम लोग देखते हैं कि इलेक्टोरल कंपटीशन बिटवीन एलिट्स वाइंग फॉर पॉपुलर ऑथराइजेशन टू रूल। ठीक है, और पब्लिक पॉलिसी भी जो है वो भी ए प्रोडक्ट ऑफ द विल ऑफ द एलिट और द चोजन फ्यू। मतलब आप देखिए कि पब्लिक पॉलिसी और गवर्नेंस या ऑथराइजेशन ये किसके हाथ में होना चाहिए? ये होना चाहिए पीपल के हाथ में, राइट? लेकिन ये किसके हाथ में चला जा रहा है? चला जा रहा है एलिट के हाथ में या फिर चोजन फ्यू के हाथ में, जो नहीं होना चाहिए। और यही चीज जो है हम इंडियन थिंकर्स के ओपिनियन में भी पाते हैं। जैसे अंबेडकर जी खुश नहीं थे इंडियन डेमोक्रेसी पे। वो 1953 में बीबीसी में एक इंटरव्यू देते हैं, उन्होंने कहते हैं कि हमारे जो डेमोक्रेसी है वो एक्चुअली टिरानी ऑफ द मेजोरिटी हो चुका है। कुछ लोग हैं जो सिर्फ शासन कर रहे हैं, और आम लोग जो है वो लोगों को देख के चुनते नहीं है, वो चिन्ह को देख के चुनते हैं, क्योंकि कांग्रेस का उस समय एब्सोल्यूट मेजोरिटी था। तो ऑब्वियसली क्या हो रहा था कि कांग्रेस पार्टी में ज्यादातर लैंडलॉर्ड्स थे, मतलब जो जमींदार ग्रुप थे वही आ रहे थे चुन के, क्योंकि एक वोट में खड़े होने के लिए जो पैसा चाहिए वो उनके पास था, और जो आम लोगों की जो सपोर्ट है वो भी उनके पास था, क्योंकि आम लोग ऑलरेडी उनको एज ए रूलर जानते थे, वो जमींदार थे, तो उनको इजीली वो चुन रहे थे। तो इसलिए क्या हो रहा था कि जो आम लोगों की जो इंटरेस्ट है वो नहीं एस्टेब्लिश हो पा रहा था। इसलिए इंडिया में जो लैंड सीलिंग किया गया था कि बड़े बड़े जमींदारों को जमीन छीन के वो सबको बांट दिया जाए, वो नहीं हो पा रहा था, क्योंकि पूरा लैंडलॉर्ड जेंट्री जो था वो सरकार चला रहे थे। और वो चीज हम सारे पूरे दुनिया में वही देखते हैं। यूरोप देख लीजिए या यूएसए देख लीजिए, सभी जगह पे क्या होता है कि जो सरकार है उसको चुनिंदे जो रूलर है वो चलाते हैं प्रेशर ग्रुप के साथ हाथ मिला के, और वो कभी भी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए नहीं बात करता है, वो अपने इंटरेस्ट के लिए, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए बात करता है।
तो यही जो चीज है वो हम एलिट थ्योरी में देखते हैं। अब दूसरा जो थ्योरी है वो है रैशनल चॉइस थ्योरी। रैशनल चॉइस थ्योरी एक्चुअली एक इकोनॉमिक्स का थ्योरी है, पॉलिटिकल साइंस का नहीं है, जो एडम स्मिथ ने दिया था। उन्होंने ये कहा था कि हम जब भी कुछ चीजें चुनते हैं तो हम रीजन को ज्यादा अहमियत देते हैं और हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का मतलब है कि कोई भी चीज को अगर हम कर रहे हैं तो उसका हम पहले कॉस्ट देखते हैं, उसके बाद हम बेनिफिट देखते हैं। जैसे अगर बहुत इजी तरीके से हम बताएं तो ये है, जैसे मानिए आप 12th जब पास करते हैं तो आप पहले सोचते हैं कि आप क्या लेके आगे पढ़ेंगे। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि इंजीनियरिंग या डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई पढ़ाई शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट है, लेकिन उसमें कॉस्ट भी बहुत है। अगर आपको कोई भी एक प्राइवेट कॉलेज में दाखिला लेना है, क्योंकि सरकारी कॉलेज में तो दाखिला लेना बहुत मुश्किल है, तो प्राइवेट कॉलेज में अगर दाखिला लेना है तो एक आर्ट्स के स्टूडेंट को जितना खर्चा करना पड़ता है, अगर आप पॉलिटिकल साइंस लेकर पढ़ना चाहते हो तो जितना आपका कॉस्ट होगा उससे काफी ज्यादा महंगा कॉस्ट आपका आता है मेडिकल पढ़ने में या फिर इंजीनियरिंग पढ़ने में। लेकिन आप पढ़ते हैं क्यों? क्योंकि उसको पढ़ के आपको बेनिफिट बहुत ज्यादा मिलेगा। तो हम जब भी कोई चॉइस करते हैं तो हम रैशनली उसको चॉइस करते हैं, उसको चुनते हैं रैशनली, मतलब रीजन को आगे बढ़ा के। ठीक है, इसी को विलियम एच रिकर ने पॉलिटिकल साइंस में अप्लाई करते हैं और वो बोलते हैं कि जब हम अपने नेता चुनते हैं तो भी हम यही काम करते हैं, मतलब रैशनल चॉइस ही यूज करते हैं, मतलब रीजन को यूज करते हैं। अब विलियम एच रिकर कौन है? वो एक यूएसए के साइंटिस्ट है। उन्होंने बिहेवियर स्टडी किया था। मतलब आप अगर मेरा आईआर थ्योरी सुने हैं तो आपने जाना होगा कि 1950s के बाद से जो पॉलिटिकल साइंस की थ्योरी है उसमें हम देखते हैं कि ज्यादा साइकोलॉजी आ जा रहा है या साइंटिफिक मेथोडोलॉजी आ जा रहा है। ठीक है, पहले क्या होता था? पहले हम पॉलिटिकल साइंस में फिलोसॉफी का ज्यादा महत्व देखते थे, लेकिन 1950 के बाद साइंस या साइकोलॉजी का ज्यादा महत्व देखते हैं। तो लोग पहले क्या बोलते थे कि सरकार को हम चुनते हैं या गवर्नमेंट को हम चुनते हैं या पॉलिटिकल शासक को हम चुनते हैं थ्रू आवर वर्क और आइडियोलॉजी और एक्शन एक्सेट्रा। लेकिन विलियम रिकर क्या करते हैं? वो वोटर्स के बिहेवियर, वोटिंग बिहेवियर जिसको कहते हैं, वो एनालिसिस करना शुरू करते हैं, लॉबिस्ट को एनालिसिस करना शुरू करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स को एनालिसिस करना शुरू करते हैं, पॉलिटिशियन को एनालिसिस करना शुरू करते हैं, उनके एक्शन को एनालिसिस करना शुरू करते हैं। और वो बोलते हैं कि वोटिंग बिहेवियर अगर आप देखो तो ये बहुत साफ तरीके से पता चलता है कि हम जब कोई सरकार चुनते हैं या कोई रूलर चुनते हैं तो हम अपना रीजन को इस्तेमाल करते हैं। सो दैट इज द मेन क्रक्स ऑफ रैशनल चॉइस थ्योरी। अब एलिट थ्योरी के ऑपोजिट में एक थ्योरी है प्लूरलिस्ट थ्योरी या ग्रुप थ्योरी। ठीक है, एलिट थ्योरी में जैसे हम बोलते हैं, मतलब ये तीनों थ्योरी आपको डेमोक्रेटिक रूलर चुनने का थ्योरी आप बता सकते हैं। एलिट थ्योरी में क्या बोला जाता है कि लोग उसी को चुनते हैं जो एलिट है, और एलिट जो है वो अपने पावर हमेशा बरकरार रखते हैं। ठीक है, रैशनल चॉइस में क्या कहते हैं कि लोग किसी ऐसे परफेक्ट किसी को नहीं चुनते हैं, वो अपना रीजन को यूज करते हैं और उसका जो रीजन है वो जिसको चुनने के लिए बोलता है वो उसको चुनते हैं। लेकिन ग्रुप थ्योरी में ये कहा जाता है कि डेमोक्रेसी इज ए पॉलिटिकल गेम प्लेड बाय ए ग्रेट वैरायटी ऑफ ग्रुप्स। ठीक है, इसके जो पहला जो थ्योरी इसका आता है वो बेंटली, डेविड ट्रूमन और लैथम ने दिया था। लेकिन उसी में वो लोग बोलते हैं कि डेमोक्रेसी एक्चुअली कोई पॉपुलर रूल या पब्लिक रूल नहीं है, वो एक्चुअली ग्रुप का रूल है। और उसमें क्या है कि बहुत सारे ग्रुप है। जैसे मानिए फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया में देखेंगे तो कास्ट का बेस पे ग्रुप है, रिलीजन के बेस पे ग्रुप है, इनकम को लेके एक ग्रुप है, या रीजियन को लेके एक ग्रुप है, जेंडर को लेके एक ग्रुप है। तो ऐसे अलग अलग ग्रुप है। तो ये सारे ग्रुप जो है वो सब मिलके गेम खेलते हैं और उसके बाद कोई जीतता है। लेकिन रॉबर्ट देहेल
इसी ग्रुप थ्योरी को और अच्छी तरीके से एस्टेब्लिश करते हैं, और वो एक नया शब्द को इस्तेमाल करते हैं ग्रुप थ्योरी को बताने के लिए, वो है पॉलीआर्की। पॉली शब्द का मीनिंग है मेनी, और आर्की का मतलब होता है रूल। तो मतलब पॉलीआर्की का मतलब होता है रूल ऑफ द मेनी, मतलब प्लूरलिस्ट जो रूल है उसी की बात करते हैं। और उन्होंने भी वही सेम ही बात कहा लगभग, कि डेमोक्रेसी इज प्लूरलिस्ट इंटरप्ले ऑफ ग्रुप्स। ठीक है, कि बहुत सारे लोग नहीं, बहुत सारे ग्रुप्स एक्चुअली पॉलिटिकल गेम खेलते हैं, और उसी से हम लोग देखते हैं कि डेमोक्रेसी आते हैं। ठीक है, पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस जो है उनके हिसाब से एक हाईली डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेस ऑफ बार्गेनिंग अमंग रिलेटिवली ऑटोनोमस ग्रुप। ठीक है, दैट मीन्स के बहुत सारे जो ग्रुप है, मानिए सोसाइटल ग्रुप है, इकोनॉमिक ग्रुप है, जैसे चेंबर ऑफ कॉमर्स भी एक ग्रुप है, फार्मर्स ग्रुप भी एक ग्रुप है, प्रेशर ग्रुप भी है। तो ये सब मिलके एक गेम खेलते हैं, और उससे क्या होता है कि कुछ लोग जो है वो चुने जाते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं लिबरल डेमोक्रेसी और पीपल्स डेमोक्रेसी और मार्क्सिस्ट डेमोक्रेसी और रेडिकल डेमोक्रेसी के बारे में। अब देखिए, जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है, जैसे मैंने आपको कहा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, अ, वो लिबरल डेमोक्रेसी भी है। एक्चुअली जब यूरोप में हम लोग देखते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है, तो बुर्जुआ पावर में आता है, और उनको मोनार्की नहीं चाहिए था, उनको डेमोक्रेसी चाहिए था, क्योंकि डेमोक्रेसी में उनको रूलर को कंट्रोल करने का भी ज्यादा मौका मिलता और एक यूनिफॉर्म रूल भी मिलता। तो हम लोग देखते हैं कि यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद धीरे धीरे लिबरलिज्म आ रहा है। एडम स्मिथ बोलते हैं कि सबको इंडिपेंडेंस दे दो, सबको इंडिविजुअल पावर दे दो, फ्रीडम दे दो, और इसी से वो लोग नया डेमोक्रेसी को लेके आते हैं। तो वो डेमोक्रेसी को प्रोसीड्यूरल डेमोक्रेसी कहा जाता है, क्योंकि वो बोलते हैं कि प्रोसीड्यूर इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, लेकिन उसी के ऑपोजिट में एक नया डेमोक्रेसी आता है, दैट इज कॉल्ड पीपल्स डेमोक्रेसी। आप लोगों को पता होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, मतलब एक्चुअली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय ही 1918 में आइडियलिज्म की बात करते हैं वुड्रो विल्सन, अमेरिकन प्रेसिडेंट, और उन्होंने ये कहा कि डेमोक्रेसी अगर पूरे वर्ल्ड में एस्टेब्लिश हो जाएगा तो फिर किसी के साथ किसी का लड़ाई नहीं होगा, डायलॉग के थ्रू हम सभी लड़ाई को खत्म कर सकते हैं। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो उसके बाद देखा गया कि जितने बड़े बड़े पहले के कंट्रीज थे पावरफुल, उसके पावर लगभग खत्म हो चुका है, दो बड़ा बड़ा वर्ल्ड लड़के। तो अभी नया जो वर्ल्ड है उसमें हम देखते हैं कि दो पावर उभर के आया। एक तो यूएसए के अंडर में एक पोल था, और यूएस डेमोक्रेसी की बात करता रहता था, और दूसरा पोल था सोवियत यूनियन। अब सोवियत यूनियन ने देखा कि वो लोग तो डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, हम अगर सिर्फ कम्युनिज्म की बात करेंगे तो डेमोक्रेसी तो ऑब्वियसली बेटर है ही, तो वो कम्युनिज्म का दूसरा नाम दिया, वो है पीपल्स डेमोक्रेसी। ठीक है, पीपल्स डेमोक्रेसी को हम मार्क्सिस्ट डेमोक्रेसी या रेडिकल डेमोक्रेसी भी बोलते हैं। मतलब अगर आपको पूछा जाए कोई भी एक चीजों के बारे में, मार्क्सिस्ट या रेडिकल या पीपल्स डेमोक्रेसी, तो सब सेम ही है, और इसका एक अलग नाम भी है, दैट इज सब्सटैंशियल डेमोक्रेसी। ठीक है, लिबरल डेमोक्रेसी को हम प्रोसीड्यूरल डेमोक्रेसी कहते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिबरल डेमोक्रेसी एंड पीपल्स डेमोक्रेसी? अब लिबरल डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी को एक बुलवर्क ऑफ पर्सनल फ्रीडम कहा जाता है। वहां पे जो मेन मतलब इंपॉर्टेंस है वो होता है पर्सनल फ्रीडम। लेकिन
पीपल्स डेमोक्रेसी में कहा जाता है कि वो पर्सनल फ्रीडम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पॉपुलर रूल इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब लिबरल डेमोक्रेसी को हम पॉलिटिकल डेमोक्रेसी भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैपिटलिज्म इज सस्टेन, क्योंकि तुमको पूरा छूट मिल रहा है, यू आर गेटिंग एब्सोल्यूट फ्रीडम, सो यू कैन डू एनीथिंग यू वांट टू डू। तो दैट मीन्स तुम बिजनेस भी कर सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। कैपिटलिज्म को सस्टेन किया जाता है। लेकिन जो पीपल्स डेमोक्रेसी है वो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है, वहां पे कैपिटलिज्म को सस्टेन नहीं किया जा सकता, उसको उसमें हम लोग नेशनलिज्म नेशनलाइजेशन को देखते हैं। ठीक है। तो लिबरल डेमोक्रेसी में हम लोग देखते हैं कि प्रोसीड्योर जो है गवर्नमेंट फॉर्मेशन एंड गवर्नमेंट सस्टेन, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता है। उसमें क्या क्या बताया जाता है कि एक पार्टी एक से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी फ्रीली compete करेगा पॉलिटिकल पावर के लिए। पॉलिटिकल ऑफिस नॉट कन्फाइंड टू एनी प्रिविलेज क्लास, कोई एक प्रिविलेज क्लास को सिर्फ पॉलिटिकल ऑफिस नहीं मिलेगा। पीरियडिक इलेक्शन होगा बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब सबको सेम वोटाधिकार है, एक पर्सन वन वोट। ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल लिबर्टीज और इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियरी। ठीक है। ये सारे जो चीजें हैं वो मेंटेन होगा, दैट इज द प्रोसीड्यूर। ठीक है। तो इसीलिए इसको प्रोसीड्यूरल डेमोक्रेसी कहा जाता है। तो मेन एम क्या है? मेन एम है प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल फ्रॉम आर्बिट्ररी एक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, जिसमें इसका पर्सनल फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, फेथ एंड वर्शिप, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, राइट टू फेयर ट्रायल, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ये सारे चीजों को प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है। लेकिन पीपल्स डेमोक्रेसी में कहते हैं कि प्रोसीड्योर को नहीं, सब्सटेंस को देखो। मतलब तुम लोगों के द्वारा चुने जा रहे हो कि नहीं वो मत सोचो, तुम लोगों के लिए क्या कर रहे हो वो सोचो। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे प्रोसीड्योर को सेफगार्ड किया जाता था, सब्सटेंशियल डेमोक्रेसी में ऑर्डिनरी लोगों का इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया जाता है। मेन एम है जो वर्किंग क्लास है उसके जो होमोजेनस इंटरेस्ट है उसका देखभाल करना। ठीक है। वो लोग बहुत सारे अरेंजमेंट करते हैं, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हाउसिंग, मेडिकल केयर, रिक्रिएशन फैसिलिटीज, ये सब के लिए। ठीक है। तो सब्सटेंशियल डेमोक्रेसी में हम लोग देखते हैं कि लोगों के भलाई उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। अब अगर मैं आप लोगों को पूछूं कि इंडियन डेमोक्रेसी में आप क्या देखते हैं, इंडियन डेमोक्रेसी में ये जो प्रोसीड्यूरल डेमोक्रेसी है वो तो आप देखते ही है, लेकिन आपको नहीं लगता कि सब्सटेंशियल डेमोक्रेसी भी देखा जाता है? एक्चुअली क्या है कि अभी जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है, अभी के जो समय कंटेम्प्रेरी टाइम पे, वहां पे एक नया थ्योरी आ गया, दैट इज वेलफेयर स्टेट। तो वेलफेयर स्टेट में क्या होता है कि सिर्फ प्रोसीड्यूर नहीं, वहां पे सब्सटेंस के ऊपर भी जोर दिया जाता है कि ये देखा, जैसे पहले क्या होता था कि लिबरल डेमोक्रेसी में टैक्स को बहुत ज्यादा नहीं लगाया जाता था, तो लोग क्या बेंथम वगैरह ये बोलते थे कि टैक्स ज्यादा मत लगाओ। लेकिन बाद में हम लोग देखते हैं कि टैक्स को ज्यादा लगाया जाता है प्रेशर ग्रुप्स के ऊपर या फिर जो बिजनेस कम्युनिटी है सबके ऊपर, और उसी टैक्स से लोगों के जो वेलफेयर है वो किया जाता है। तो सब्सटेंस भी धीरे धीरे लिबरल डेमोक्रेसी में हम लोग देखते हैं इंडिया जैसे कंट्रीज में जुड़े जाते हैं। ठीक है। एक और डेमोक्रेसी का डिवीजन है, दैट इज पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी एंड डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में क्या बताया जाता है कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इज इम्पोर्टेंट। ठीक है। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन मतलब एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स इन द गवर्नमेंटल प्रोसेस इफेक्टिंग देयर लाइफ। मतलब आप अगर कोई देश में है तो उस देश के जो रूलर चुनने के जो प्रोसेस है उसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। आप सारे जनता को पार्टिसिपेशन करवा रहे हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मानिए आप 18 साल के हो गए तो आप वोट दे रहे हैं। बहुत लोगों को ये लगता है कि अगर हम वोट दे दिए तो हम डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट कर लिए, बस पूरे साल भर में मेरा डेमोक्रेसी के लिए और कोई भी
ड्यूटी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ वोट नहीं, कन्वेंशनल मोड ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में हम बहुत कुछ देखते हैं, जैसे अब स्टैंडिंग फॉर ऑफिस, कैंपेनिंग फॉर ए पॉलिटिकल पार्टी, कंट्रीब्यूटिंग टू द मैनेजमेंट ऑफ ए कम्युनिटी प्रोजेक्ट like public safety, cleanliness drive, or maintenance of a public park, even various acts of public protest in a non-democratic setup like passive resistance, civil obedience, and satyagraha. इसको भी आप पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बोलेंगे। मतलब अब सिर्फ वोट देना नहीं, पॉलिटिकल पार्टी में पार्ट लेना नहीं, या पॉलिटिकल पार्टी के किसी कैंडिडेट के लिए प्रचार करना नहीं। अगर आप कोई जनता की सेवा कर रहे हो, जैसे आप कोई पब्लिक पार्क है उसको सफाई कर रहे हो, या कोई खराब गंदा जगह है उसको साफ कर रहे हो, या कोई लोगों को कोई पढ़ा रहे हो, कम्युनिटी प्रोजेक्ट जैसे लोगों को पढ़ा रहे हो, या उसके शिक्षा या उसके स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हो। इवन अगर आप कोई गवर्नमेंट के कोई एक्ट है जो सही नहीं है, आपको लगता है कि उसको चेंज करना चाहिए, उसका अगर आप विरोध कर रहे हो, तो वो भी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है। ठीक है, तो पार्टिसिपेशन सिर्फ वोट करना नहीं, सब में आता है। तो दैट इज पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। तो प्रोसेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कैसे होना चाहिए? जैसे एक जो बहुत बड़ा एक उपाय हो सकता है, मतलब मैं पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन अभी तक जो बोला वो है जनता की तरफ से, लेकिन सरकार कैसे करेगा, सरकार कैसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कराएगा? वो है दो तरीके से। एक है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे पंचायती राज है इंडिया में, मतलब आप शासन को डिसेंट्रलाइज कर दो, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दो। बड़ा कोई स्टेट है उसको छोटा छोटा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में डिवाइड कर दो, ताकि आराम से सभी लोगों को अपना जगह शासन करने का मौका मिले। और दूसरा है एक्सटेंसिव यूज ऑफ रेफरेंडम। ठीक है, जैसे मैंने कहा था कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो रहा है या कोई भी पब्लिक पॉलिसी हो रहा है, तो उसके लिए सभी लोगों को बोलो वोट देने के लिए, तभी तुम वो अमेंडमेंट करोगे। ठीक है, जैसे स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सब जगह में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए रेफरेंडम यूज होता है। ठीक है, अब दूसरा है डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी। डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी का जो ओपिनियन है वो बहुत लोगों ने दिया, जैसे बेसेट है, माइकल वर्सर है, बेनेट मार्टिन है, एसएल हार्ली है, जेएस पिस्किन है, ऐसे बहुत सारे लोगों ने डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी की बात कहा। अब पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में हम लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन डेलिबरेशन नहीं बोल रहे। डेलिबरेशन का मतलब क्या है? डेलिबरेशन का मतलब है कि लोग कितना पार्ट सिर्फ नहीं ले रहे, कितना सेंट्रल है। ठीक है, सेंट्रल टू डिसीजन मेकिंग, कि मानो मैंने अपना ओपिनियन दे दिया, मानो आपने 100 लोगों को पूछा कि ये काम करना चाहिए कि नहीं, 100 लोगों ने अपना ओपिनियन दे दिया, लेकिन आप वो ओपिनियन माने कि नहीं माने, दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, मानिए आपने ओपिनियन लेके फिर उसको हटा के जो आपको करना था आपने वही किया, तो उससे पार्टिसिपेटरी नहीं बनता। तो इसलिए वो बोलते हैं कि डेमोक्रेटिक जो सेटअप है वहां पे डेलिबरेशन को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। तो उसमें वो 5 पॉइंट बोलते हैं, जैसे एक जो है वो है डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग शुड बी यूज्ड एज ए मींस ऑफ एनकरेजिंग पब्लिक डेलिबरेशन। ठीक है, कि लोग जो है वो जैसे ग्रुप डिस्कशन वगैरह करके वो लोगों को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेंगे। ठीक है, फिर लोगों के डिस्कशन से ही पॉलिटिशियन का जो विजडम है वो सप्लीमेंट करेगा। मानिए फॉर एग्जांपल एक जो पॉलिटिशियन होता है, मानिए कोई केरल का एमपी है, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो जिस कंस्टिट्यूएंसी से जीता हुआ है उस कंस्टिट्यूएंसी में सब जगह उसको तो संभव नहीं है ना उसके बारे में जानकारी लेना। अब जब वो पार्लियामेंट में जा रहा है और उस कंस्टिट्यूएंसी के लिए कोई एक चीज उसको मांगना है, तो उसको पता कैसे चलेगा कि उस जगह के लिए क्या जरूरत है? तो इसीलिए क्या है कि वो वहां के जो लोग हैं उनको बुलाए, उनसे बात करे, तो क्या होगा कि उनके जो बुद्धि है उसके साथ लोगों के जो ओपिनियन है वो मिलके उनके बुद्धि जो है और अच्छा हो जाएगा, और उनके जो जानकारी है, उनके जो नॉलेज है और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और
कांस्टेंट पब्लिक अकाउंटेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिशियन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आज भी इतने साल हो गए हमारे इंडियन डेमोक्रेसी को, आज भी हम चिन्ह देख के वोट देते हैं। हम ये नहीं जानते हैं कि हम किसको वोट दे रहे हैं, हम ये सिर्फ देखते हैं कि कौन से चिन्ह को हम वोट दे रहे हैं। ठीक है, तो पॉलिटिशियन के भी पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। मानिए वो 5 साल में एक बार आपके पास आता है और बोलते हैं कि हमें वोट दीजिए, हम आपको ये देंगे, मैनिफेस्टो में बहुत सारे प्रॉमिस करके चले जाते हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है कि लोग ये समझने लगता है कि हमको तो वो ये सब काम करेगा और वोट दे देता है, लेकिन ये नहीं सोचता है कि पिछले 5 साल में उसने काम क्या किया। तो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ाना चाहिए, डिलीबरेटिव पॉलिसी में ये बताया जाता है। फिर पॉलिटिशियन नीड टू रिपोर्ट एंड जस्टिफाई देयर डिसीजन एंड एक्शन टू द पीपल रेगुलरली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा कि 5 साल में एक बार अगर वो आ रहे हैं तो नहीं चलेगा, टाइम टू टाइम उसको बताना पड़ेगा उसने क्या किया, पहले मंथ में क्या किया, दूसरे मंथ में क्या किया, पहले साल में क्या किया, दूसरे साल में क्या किया, उसे बताना पड़ेगा। और उसके बाद उसे पीपल को हेल्प करना पड़ेगा टू डिलिबरेट फर्दर ऑन इम्पोर्टेंट पब्लिक इश्यूज। तभी जाके डिलिबरेटिव डेमोक्रेसी जो है वो सक्सेसफुल होगा, मतलब लोगों के डिसीजन मेकिंग में और हिस्सा आएगा। मतलब सिर्फ पार्टिसिपेटरी इनफ नहीं है, पार्टिसिपेट हमने वोट दे दिया, हमने कुछ कम्युनिटी वर्क कर दिया, हमारा काम खत्म नहीं। जो देश चल रहा है, डिसीजन मेकिंग जो हो रहा है, जो पब्लिक पॉलिसी हो रहा है, उसमें भी हमारा भागीदारी चाहिए। डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी में इसकी बातें कहा जाता है। अब लास्ट में हम पढ़ते हैं इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में। इंडियन डेमोक्रेसी आप लोगों को पता है कि जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके थ्रू, उसके जो प्रियम्बल है, इंडिया में डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हुआ है। लेकिन पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो 2022 के अवेलेबल कॉन्स्टिट्यूशन का पीडीएफ है, उसमें अगर आप डेमोक्रेसी वर्ड को सर्च करेंगे तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में एक बार भी नहीं है। लेकिन डेमोक्रेटिक वर्ड 4 बार है, जिसमें 2 बार वो वर्ड आया है प्रियम्बल में। ठीक है, डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक वर्ड एकदम प्रियम्बल में आपको पहले ही मिलेगा और उसके सबसेक्शन में आपको मिलेगा। ठीक है, लेकिन इंडिया को वर्ल्ड के लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बताया जाता है, और हमारे आजू बाजू में जितने कंट्री है, अगर आप एशिया अफ्रीका की कंट्रीज को देखेंगे, अगर आप साउथ एशिया की कंट्रीज को देखेंगे, अगर आप साउथ ईस्ट एशिया को कंट्री को देखेंगे, तो इंडिया में जो डेमोक्रेसी सस्टेन हुआ आज तक, बहुत कम कंट्री ऐसा है जहाँ पे ऐसे सस्टेन हुआ। जो असली कॉन्स्टिट्यूशन है, थोड़ा बहुत अमेंडमेंट हुआ है, लेकिन जो असली कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरा चेंज नहीं हुआ, वो पूरा बरकरार अभी तक है। तो इतना क्या खासियत है, कैसे इंडियन डेमोक्रेसी टिक गया। मानिए हमारे साथ ही जो कंट्री एस्टेब्लिश हुआ था पाकिस्तान, जो एक ही जगह से एस्टेब्लिश हुआ था, वहां पे तो कुछ ही दिनों बाद मिलिट्री रूल लग गया। और आज आजू बाजू में आप देखिए, उसके उससे बांग्लादेश एस्टेब्लिश हुआ, उसमें भी मिलिट्री रूल लग गया। और आजू बाजू में आप देखिए, आपको मोनार्की दिखेगा, आपको मिलिट्री रूल दिखेगा, आपको बहुत कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा अदला बदली दिखेगा, मतलब बहुत सारे चहल पहल आपको दिखेगा। लेकिन इंडिया में इतने सारे लोग, 140 करोड़ लोग होते हुए भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आज भी लगभग सेम है। एवं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ इंडियन डेमोक्रेसी भी आज भी सेम तरीके से है। अभी भी कोई नहीं बोल सकता कि इंडिया में डेमोक्रेसी खतरे में है। ठीक है, क्यों है? तो उसके लिए हम बोलेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर है उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जो 4 पिलर ऑफ इंडियन थॉट है, जो इंडियन डेमोक्रेसी के जो मूवमेंट हो रहा था, जो नेशनल मूवमेंट हो रहा था इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए, या फिर डेमोक्रेसी या कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में जिन लोगों का बहुत बड़ा अ, योगदान था, वो 4 लोगों का हम थोड़ा ओपिनियन को पढ़ते हैं। तो पहला है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ये बोलते हैं कि डेमोक्रेसी इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ मोबिलाइजिंग द एंटायर फिजिकल, इकोनॉमिक एंड स्पिरिचुअल रिसोर्सेज ऑफ ऑल द वेरियस सेक्शंस ऑफ द पीपल इन द सर्विस ऑफ कॉमन गुड ऑफ ऑल। ठीक है, मतलब हम अभी तक आपको
लिंकॉन की अब्राहम लिंकॉन की बात करते थे, या वेस्टर्न जो थिंकर्स है उनके डेमोक्रेसी का क्या डेफिनेशन है वो बताते हैं। अगर आप इनके डेमोक्रेसी के डेफिनेशन देखेंगे तो आपको बहुत प्राउड फील होगा कि इंडियन थिंकर्स ने बहुत हटके और कितना अच्छे से इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में बताया है, जिसके वजह से इंडिया की जो डेमोक्रेसी है पूरे वर्ल्ड में काइंड ऑफ एग्जाम्पल है कि कैसे इतने बड़े कंट्री में इतने अच्छे से डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हुआ। तो महात्मा गांधी ये बोलते हैं कि बहुत सारे लोगों को एक कॉमन गुड के लिए इकोनॉमिक, फिजिकल और स्पिरिचुअल रिसोर्स के साथ मोबिलाइज करने का जो आर्ट एंड साइंस है वो है डेमोक्रेसी। ठीक है, कैसे हम पूरे जो हमारी संपद है उसको लोगों के भलाई के लिए कैसे यूज करेंगे, वो है उसके जो टेक्नोलॉजी है, उसकी जो मेथोडोलॉजी है, दैट इज डेमोक्रेसी। Ambedkar बोलते हैं democracy is not merely a form of government, it is a primarily a mode of associated living or conjoined communicated experience. It is essentially an attitude of respect and reverence towards fellow men. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग हमेशा ये सोचते थे, हम लोग सेपरेट इलेक्टोरेट बनाने के लिए बोलते थे कि अम्बेडकर ने सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कहा वगैरह वगैरह, लेकिन अम्बेडकर जी ने ये कहा कि सभी लोगों को एक साथ मिलजुल के रहने का और अच्छे से अच्छाई के लिए काम करने का जो एक जज्बा है वो है डेमोक्रेसी। वो एक सिर्फ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, एक जज्बा है। सोसाइटी और पॉलिटी अलग नहीं है, सब मिलके एक जज्बा क्रिएट करता है और उसी से क्या होगा कि हम एक यूनिटी पे पहुंचेंगे। ठीक है, नेहरू क्या कहते थे? नेहरू कहते थे कि डेमोक्रेसी मीन्स टॉलरेंस, टॉलरेंस नॉट मेयरली ऑफ दोज हु एग्री विद अस बट दोज हु नॉट एग्री विद अस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेमोक्रेसी का जो मेन कोर है वो है डायलॉग। ठीक है, डेमोक्रेसी में हम सिर्फ उसी को नहीं सुनते हैं जो हमारी बातें मानते हैं, हम उसको भी सुनते हैं जो हमारे नहीं बात मान रहा है। मतलब मानिए हम अगर इंडिपेंडेंस के समय से देखेंगे, जो पहला वोट हुआ था उसी समय से देखेंगे, तो भारत के आधा लोग तो वोट देते ही नहीं है। तो जो लोग वोट दे नहीं रहे, अगर हम सोचेंगे वो तो हमारे साथ नहीं है या हम उनको टॉलरेट नहीं करेंगे, हम उनकी बात नहीं सुनेंगे, तो फिर वो अनडेमोक्रेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमें नहीं भी चुन रहे हैं, जो हमारे अपोजिशन है, जो हमारे सपोर्टिव ग्रुप नहीं है, उनके लिए भी काम करना पड़ेगा, उनको भी सुनना पड़ेगा क्योंकि डेमोक्रेसी टॉलरेंस की बात करता है, वो पब्लिक की बात करता है, पीपल की बात करता है। ठीक है, लोहिया क्या कहते हैं? लोहिया, राम मनोहर लोहिया कहते हैं कि इन ए कंट्री लाइक इंडिया ट्रू डेमोक्रेसी कैन बी एस्टेब्लिश्ड ओनली व्हेन सिटीजन कैन प्लाई एन एक्टिव रोल in public life so that wherever they come across injustice they could raise their voice against it। ठीक है, मतलब लोहिया जी भी ये कहते हैं कि लोगों को पावर मिलना चाहिए कि वो इंजस्टिस जैसा ही होगा वो उसके खिलाफ आवाज उठा सकता है, तभी हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं। जैसे पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में हम लोगों ने ये देखा ना कि पार्टिसिपेशन सिर्फ वोट से नहीं होता है, अगर आप विरोध कर रहे हैं तो वो भी पार्टिसिपेशन है। तो लोहिया जी भी वही कहता है कि डेमोक्रेसी में बहुत अच्छी तरीके से विरोध करने का भी एक जगह रहना चाहिए कि हम जैसे ही इनजस्टिस देखें हम उसका विरोध कर सकें। ठीक है, सो दिस इज ऑल। मैंने सभी जो थ्योरी है डेमोक्रेसी के वो आप लोगों को बताया, बहुत कम समय में बताया, लेकिन आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। अगला कोई टॉपिक लेके फिर से हम IHSG क्लासेस में आ जाएंगे। नमस्ते।